बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज जो हमने कड़ी बनाई है वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़ेदार है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार ये खाने की फरमाइश करेंगे। कड़ी बनाने के लिए हमेशा मैं ऐसे करती हूँ कि बालाई इकट्ठी कर कर के दही जमा देती हूँ। इस मरतबा भी मैंने ऐसे ही किया कि ये दही जमाया जो बालाई से जमाया था, लेकिन हम इसको इसलिए पैमाइश कर रहे हैं ताकि मैं आसानी से आप लोगों को इसकी मेजरमेंट बता सकूं। ये तकरीबन 3.5 कप दही है, उसको हम पहले बग़ैर पानी डाले ब्लेंड करेंगे। आपके घर अगर ब्लेंडर नहीं है तो फिर आप इसको किसी भी चीज़ से बीट करें और इस तरीके से लस्सी अलहदा हो जाएगी और इसके ऊपर मक्खन अलहदा आ जाएगा। अभी आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। देखें कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा मक्खन इसके ऊपर आ गया है। अब मैं मक्खन को अलहदा कर रही हूँ और लस्सी को मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ। इसी तरीके से तमाम दही मलाई वाला जो मैंने जमाया था वो सारा का सारा मैं ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करूँगी और मक्खन अलहदा कर दूँगी और लस्सी अलहदा कर दूँगी। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके जानने वालों के यहाँ भैंसें या गायें घर में होती हैं और फिर वो आप लोगों को लस्सी गिफ्ट कर देते हैं। मैंने जब भी कभी इसी तरीके से लस्सी की कड़ी बनाई है वो बहुत ही मज़ेदार बनी है। अभी देखें बस हम ब्लेंड करके लस्सी और मक्खन को अलहदा अलहदा कर रहे हैं। अभी हमने इसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं डाला। इसी तरीके से बेहतरीन मक्खन बन गया। अगर आपने इस मक्खन को काफ़ी अर्से तक के लिए स्टोर करना हो तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूँगी, और अगर आपने इसका घी बनाना हो तो तब भी आप इसका घी ईज़िली बना सकते हैं। देखें माशाल्लाह ख़ालिस मक्खन हमें कितना ज़्यादा मिल गया है। अब इस लस्सी के अलावा हमने बाज़ार का 2.5 कप दही लिया है। अगर आप लोग ये दही खुद जमाना चाहें, जो नॉर्मल घर में दूध आता है हमारा, अगर उसको अच्छे तरीके से आप पका कर जमा लें तो फिर आप बेहतरीन दही भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये बाज़ार का डाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2.5 कप बाज़ार का दही लिया है। बाज़ार का दही लेने के बाद उसको भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे। ब्लेंडर में हम इसलिए डालेंगे ताकि कोई फुटकी बाकी ना रहे और ब्लेंडिंग अच्छी सी हो जाए। अगर आप लोग ब्लेंडर में ना डालें तो फिर आप इसको किसी भी चीज़ से ब्लेंड करें और फिर आप उसको छान लें एक मरतबा। इसी दही में मैंने लस्सी शामिल कर दी है ताकि दही हमारा पतला हो सके। 2.5 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नमक का तनासुब बिल्कुल माशाल्लाह ठीक रहा था, इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि 2.5 चम्मच ही इसके अंदर शामिल कर दें। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर मिर्च डालेंगे, वो भी कुटी हुई मिर्च हमने डाली है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च के बाद हम 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। ये कड़ी निस्बतन चटपटी है। पहले जो मैंने आपको सिखाई थी वो इतनी ज़्यादा चटपटी नहीं थी। हमारे घर में वो कड़ी भी बेहद शौक़ से खाई जाती है। अब कड़ी के बहुत अच्छे रंग और जायके के लिए हम इसके अंदर 1 टीस्पून से ज़्यादा तकरीबन 1.25 टीस्पून यानी कि हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ कलर अच्छा आएगा बल्कि कड़ी का जायका भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। हल्के रंग की कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ये देखें ब्लेंड करने के बाद मैं इसको एक बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि फिर हम बेसन घोलें तो उसके लिए हमारे पास जगह बच जाए। जिस कप से हमने दही नापा था उसी कप से हम 1.5 कप बेसन लेंगे। ये चाय वाला कप जो थोड़ा सा बड़ा होता है ये वो वाला कप है। एक चाय का कप बहुत छोटा होता है, एक थोड़ा सा चाय का कप बड़ा होता है जो मग्गे से थोड़ा छोटा होता है, ये वो वाला चाय का कप है। आप लोग याद रखें कि जब भी बेसन इस्तेमाल करें उसको लाजमी छान लें। देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर फुटकियाँ सी हैं। जब ये फुटकियाँ हम पानी के अंदर शामिल करते हैं तो वो गिल्टियाँ बन जाती हैं और वो गिल्टियाँ किसी भी सूरत नहीं पिघलती, इसलिए आप उसको इस तरीके से डाल के उसको ब्लेंड करें। अब वही बेसन और थोड़ी सी जो लस्सी बची हुई थी हम उसके अंदर डाल रहे हैं और बकाया हम उसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, और पानी इसके अंदर हम अच्छा खासा शामिल करेंगे क्योंकि जब भी कड़ी बनाई जाती है उसके अंदर पानी ज़रा ज़्यादा ही मिकदार में डाला जाता है। अब हम एक तरफ 3-4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का और एक पूरी पोथी लहसुन की, इसको हम थोड़ा सा कूट रहे हैं। हम इसको कूट कर ही शामिल करेंगे, चाहे तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बस ये देखें इसी तरीके से मैंने इसको कूट लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। कड़ी को क्योंकि बहुत ज़्यादा पकना होता है इसलिए इतना इशू नहीं होता। अब हम एक बर्तन के अंदर जो सर्विंग स्पून होता है वो 1.5 डालेंगे, यानी कि तकरीबन
हाफ कप ऑयल का हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब इस ऑयल के अंदर हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। सौंफ डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसके अलावा राई दाना आधा टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून, मेथी दाना आधा टीस्पून, 5 लौंगे डालेंगे। इन तमाम चीज़ों की खुशबू कढ़ी के अंदर बेहद मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह। ये तमाम चीज़ें हम हल्की आंच पर ही रोस्ट करेंगे। अगर हमने आंच थोड़ी सी भी तेज़ की तो फिर ये जल जाएंगी। अब ये रोस्ट हो रही हैं, इसके साथ ही हम 9-10 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल देंगे। कड़ी पत्ते को बहुत अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसके अंदर शामिल किया है। कड़ी पत्ता फ्राई होने लगा है और थोड़ा सा फ्राई होगा तो उसके बाद हम अपना जो कूटा हुआ मसाला है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने चूँकि हल्की आंच की हुई है इसलिए थोड़ी सी हमें देर लग रही है, क्योंकि तेज़ आंच पे सब कुछ जल जाएगा। अब जो हमने एक कूटा हुआ मसाला रखा था वो सारा शामिल कर दिया है। हम इसको बहुत अच्छा सा भूनेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस मसाले की। अब इसी मसाले के अंदर जो हमने ब्लेंड किया हुआ बेसन था वो छान कर डाल देंगे। अगर आपको ये यकीन है कि वो बिल्कुल ब्लेंडेड है, उसमें कोई गिल्टी नहीं, तो आप बग़ैर छाने भी डाल सकते हैं, वरना अच्छी बात है कि आप उसको छान के डाल दें। कढ़ी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाया जाता है, इसलिए आराम से उसके अंदर 9-10 गुना पानी डल जाता है। इसलिए आप ये टेंशन ना लें कि इतना ज़्यादा पानी हम इसके अंदर भरे जा रहे हैं। बेसन बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर चूस लेता है और कढ़ी फिर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत है कि कढ़ी ना तो बहुत ज़्यादा हमारी गाढ़ी रहे और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रहे। बाज़ घरों में बहुत ही ज़्यादा पतली कढ़ी खाई जाती है और जो लोग अमूमन चावल के साथ कढ़ी खाते हैं वो बहुत ज़्यादा पतली कढ़ी खाते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा पतली कढ़ी खानी है तो फिर आप इसको 9-10 गुना से भी ज़्यादा पानी डाल लें। हमने देखा है कि कढ़ी में एक मरतबा उबाल आना शुरू हुआ है, तो फिर अब हम क्या करेंगे कि कोई भी डोई या कोई भी चीज़ ऐसे इसके ऊपर रख के उसके ऊपर ढक्कन फिट कर देंगे। इस तरीके से कढ़ी बस आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। हम आंच भी सेटल कर देंगे इसकी। बहुत तेज़ आंच पे हमने नहीं पकानी, क्योंकि कढ़ी का मज़ा हल्की आंच पे ही पकने से आता है। इस वक्त हम कढ़ी को तकरीबन 40 मिनट तक पकाएंगे। अभी हमने आधे टाइम के बाद देखा है तो अभी कढ़ी आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। अब मैं आपको मक्खन की शक्ल दिखा दूँ। देखें, ये मक्खन की शक्ल है। इसके अंदर हम ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं। ठंडा ठंडा पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मक्खन बहुत ज़्यादा पिघला हुआ है। हमने वैसे तो नहीं ब्लेंडर में ठंडा पानी डाला, लेकिन इस वक्त हम ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर अगर कोई लस्सी का पानी है तो वो निकल जाए। अगर लस्सी का पानी इसमें रहेगा तो फ्रिज में मक्खन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। मैं अमूमन ये करती हूँ कि मक्खन को जमा कर करके फ्रीज़र में ही रखती रहती हूँ। जब मुझे ज़रूरत हो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज के खाने में मक्खन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब देखें कढ़ी कितनी अच्छी सी पक रही है माशाल्लाह। इस तरीके से मैंने ढक्कन बंद किया है कि कढ़ी बाहर निकली भी नहीं है और आराम से पके जा रही है। साथ ही हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पकोड़ों के बगैर कढ़ी का कोई तसव्वुर नहीं है। बेसन मैंने पकोड़ों के लिए 2 कप लिया है, उसको भी बहुत अच्छा सा छान लिया है। मैंने यही बताया था आपको कि ये लाजमी आप लोग छान लें। बस छोटी सी टिप है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। छान लेंगे तो ज़रा ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। 1.5 चाय का चम्मच आप इसके अंदर नमक डालें, आधा चाय का चम्मच अजवाइन डाल दें जो कि बहुत ज़रूरी है, और आधा टीस्पून ही इसके अंदर आप सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी और अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा टीस्पून। इससे ज़रा पकोड़े ज़रा चटपटे से बन जाते हैं। मैं ऐसी बोतलों में भर के फ्रिज में रख देती हूँ मिर्चें वगैरह। उस तरीके से क्या होता है कि उनमें कीड़े नहीं पड़ते। आप बड़े डब्बों में फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह लेंगे। ऐसी छोटी बोतलें दरवाज़ों में भी आराम से आ जाती हैं। बेसन को आपने एहतियात से पानी डाल डाल के खूब फेंटना है। बेसन आप जितना अच्छा फेंटेंगे, 3-4 मिनट तक आप इसको खूब फेंटें तो फिर बेसन बहुत अच्छे पकोड़े बनाएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे तो फिर क्या होगा कि बेसन से पकोड़े इतने अच्छे नहीं बनेंगे। हमने इसको पहले खूब अच्छा सा फेंटना है, उसके बाद हमने इसको रेस्ट भी देना है। रेस्ट देने से भी बेसन अपने अंदर फालतू पानी जज़्ब कर लेता है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डाल दें, और अगर बहुत ही ज़्यादा पतला है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल दें। अब हम 1 कप ऑयल तकरीबन डालेंगे। इस मरतबा हम बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाल रहे अपने पकोड़ों में, इतने ही ऑयल में हम पकोड़े बनाएंगे। देखें, हमने दोबारा इसको फेंटा है। ये मैं अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ।
ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑयल में जिस वक्त आप पकोड़े डालेंगे तो अच्छा खासा गर्म हो ऑयल, लेकिन जिस वक्त आप पकोड़े डालने शुरू करेंगे तो फिर आप उसकी आंच को कम कर देंगे और जब पूरे पकोड़े डल जाएंगे तो फिर आप उसको मीडियम आंच पे कर देंगे ताकि पकोड़े बहुत अच्छे से अंदर तक पक भी जाएं और उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो और ना बहुत ही ज़्यादा लाइट हो। मैंने आपको जो पहले कड़ी सिखाई थी उसके अंदर मैं पकोड़ों में बहुत ज़्यादा सब्जियां डालती थी, आलू, प्याज और हरी मिर्चें, बहुत कुछ उसके अंदर मैं शामिल करती थी कि वो पकोड़े वैसे भी जब इंसान खाता है तो लगता है कोई पार्टी वाले पकोड़े हैं, लेकिन ये पकोड़े भी कम मज़ेदार नहीं है, बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी हैं। इसलिए मेरे कहने पे एक मरतबा ये कढ़ी आप ज़रूर बनाएं और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इनको एक साइड पर निकाल देंगे। अब हम ये करेंगे कि 1.5 टीस्पून सूखी मेथी को हम तवे पर या फ्राई पैन पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इसका जायका और खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब हम ये अपनी कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। कढ़ी के ऊपर ये डालने के बाद अब हम इसके साथ ही पकोड़ों को शामिल कर देंगे। अभी हमने चूल्हा बंद नहीं किया, चूल्हा अभी जल रहा है और हम इसके साथ ही पकोड़े शामिल कर रहे हैं। पकोड़े डालने के बाद हम इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और पकोड़ों में कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा। कढ़ी के लिए हम एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने उसी ऑयल के अंदर एक बिल्कुल चुटकी के बराबर हींग डाली है जो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके अलावा आधा टीस्पून राई दाना और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने कट लगा लिया था, लाजमी कट लगाना है, वो डाली हैं और कुछ साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों को कट ज़रूर लगाइएगा वरना ये फट सकती हैं और हाथ जल सकता है। कट लगाने के बाद इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें हम ऑयल में कड़कड़ा रहे हैं। अब हम कढ़ी के ऊपर खूबसूरत से तड़के के लिए आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये लाल मिर्च नहीं है तो आप सादा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, वरना ये आप स्किप कर दें। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून मक्खन शामिल कर रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने मेरे तरीके से मक्खन और लस्सी बनाई है तो आप ज़रूर डालें, नहीं तो फिर आप इसको स्किप कर दें। आप सादा तड़का भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कढ़ी बहुत मज़ेदार लगेगी। तड़का डालने के बाद हम इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि जो इसका रेड कलर है वो उसके येलो कलर के ऊपर बहुत खूबसूरत सा लगे। अब ये देखें कितनी मज़ेदार सी आपको कढ़ी लग रही होगी और जायके में भी ये बेहद मज़ेदार है। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं, आइए आज की बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ें। ये दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से औलाद तलब करने के लिए की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा, ए मेरे परवरदिगार तू अता फरमा मुझे अपनी जानिब से पाकीज़ा औलाद, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। बेशक या अल्लाह ताला जो लोग भी बे औलाद हैं उनको अपनी जानिब से सेहत ज़िंदगी वाली नेक और सौले औलाद अता फरमा, आमीन तुम आमीन। बेहद मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा तैयार है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कढ़ी पकोड़ा कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।